नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर हमारा विश्लेषण आधारित कार्यक्रम। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही घटनाएं अब सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, खेती और बाजार को प्रभावित कर रही हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की अनिश्चितता केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं है। इसका असर अब उर्वरक, शिपिंग लागत और भारत में यूरिया की कीमतों तक महसूस किया जा सकता है। इसी बीच एक दिलचस्प कूटनीतिक कदम में इंडोनेशिया ने अपने हज यात्रियों के लिए प्रीमियम चावल की खेप सऊदी अरेबिया भेजी है, जो कृषि और फूड डिप्लोमेसी के नए दौर की ओर इशारा करता है। उधर भारत में भी खाद्यान्न लॉजिस्टिक्स बदल रहे हैं। पंजाब से रेल के जरिए चावल की बड़ी खेप मिजोरम पहुंची है, जिससे पूर्वोत्तर की सप्लाई चेन में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, जापान और वियतनाम में एआई रोबोट से धान की खेती की शुरुआत और वैज्ञानिकों द्वारा चावल से प्लांट बेस्ड चीज बनाने की खोज यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में चावल की भूमिका केवल भोजन तक सीमित नहीं रहने वाली। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आई ये खबरें आखिर भारत की खेती, अर्थव्यवस्था और भविष्य की खाद्य व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। क्या वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण यूरिया की कीमतें हमारे देश में बढ़ सकती हैं? वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहता है। अब इसकी आहट कृषि क्षेत्र में भी सुनाई देने लगी है। वेस्ट एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच उर्वरक उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत में यूरिया की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि कीमतें धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 1000 रुपये प्रति टन तक पहुंच सकती हैं। पहली नज़र में यह केवल एक आर्थिक आंकड़ा लगता है, लेकिन इसके पीछे वैश्विक ऊर्जा, समुद्री व्यापार और कृषि लागत की जटिल कहानी छिपी हुई है। तो आखिर चिंता बढ़ क्यों रही है? यूरिया केवल एक उर्वरक नहीं है, यह आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण आधार है और इसकी उत्पादन प्रक्रिया सीधे ऊर्जा बाजार से जुड़ी होती है। विशेष रूप से प्राकृतिक गैस यूरिया उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अगर गैस महंगी होती है या उसकी आपूर्ति बाधित होती है तो यूरिया उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता बढ़ती है, शिपिंग लागत महंगी हो जाती है और गैस आपूर्ति में अनिश्चितता पैदा होती है। इन तीनों कारकों का सीधा असर यूरिया उद्योग के ऊपर पड़ता है। अगर हम ये देखें कि वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक का क्या संबंध है, तो कई लोग यह जानते ही नहीं हैं कि दुनिया के कई बड़े उर्वरक संयंत्र गैस पर निर्भर होते हैं। जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उर्वरक कंपनियों के सामने दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वे उत्पादन कम कर लें और दूसरा कि वे कीमतें बढ़ाएं, और दोनों ही स्थितियों का असर अंततः किसानों पर ही पड़ता है। आपूर्ति और शिपिंग की चुनौती, तो वेस्ट एशिया वैश्विक ऊर्जा और समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ जाता है, बीमा लागत बढ़ती है, फ्रेट चार्ज महंगे होते हैं और कई बार शिपमेंट में देरी भी होती है। और जब यह सब होता है तो वैश्विक उर्वरक बाजार की आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित होती है। अब हमें यह भी यहाँ पर समझना होगा कि भारत के लिए यह मुद्दा इतना अहम क्यों है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों में से एक है। यहाँ करोड़ों किसान अपनी फसल के लिए उर्वरकों पर निर्भर हैं। यूरिया विशेष रूप से धान, गेहूं और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यदि वैश्विक लागत बढ़ती है तो सरकार को या तो अधिक सब्सिडी देनी पड़ती है या किसानों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोनों ही स्थितियों में आर्थिक दबाव पैदा हो जाता है। इस खबर के असल में मायने क्या है? तो दोस्तों, कृषि केवल खेत तक सीमित नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा और जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो उर्वरक बाजार की स्थिरता फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। और तीसरी बात, भारत को दीर्घकाल में उर्वरक उत्पादन और ऊर्जा स्रोतों को अधिक सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड बनाना होगा। अब हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर देख लेते हैं। तो यदि यूरिया की लागत बढ़ती है तो खेती की कुल लागत भी बढ़ेगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह विशेष चुनौती हो सकती है। सरकार पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? तो भारत में उर्वरक सब्सिडी पहले से ही एक बड़ा खर्च है। अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ और बढ़ सकता है। उर्वरक उद्योग पर प्रभाव, तो यहाँ पर अगर हमें यह देखना होगा कि घरेलू निर्माताओं को कच्चे माल की लागत और आपूर्ति दोनों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों, हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका असर खाद्य कीमतों के ऊपर क्या पड़ेगा। तो अगर खेती की लागत बढ़ती है तो लंबे समय में इसका असर खाद्य कीमतों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, जब कोई किसान खेत में यूरिया की बोरी डालता है तो वह केवल एक उर्वरक नहीं डाल रहा होता, वह अपनी फसल की उम्मीद बो रहा होता है। लेकिन उस बोरी की कीमत कई बार हजारों किलोमीटर दूर होने वाली घटनाओं से तय होती है। वेस्ट एशिया का तनाव ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। ऊर्जा बाजार उर्वरक को और उर्वरक अंततः खेतों को प्रभावित करती है। आगे की दिशा क्या हो सकती है? तो यदि वेस्ट एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो उर्वरक बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत करनी होगी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना होगा और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित बनाना होगा। वेस्ट एशिया का यह संकट केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खबर नहीं है, यह उस श्रृंखला का हिस्सा है जो अंततः खेतों तक पहुंचती है और यही इस खबर की सबसे बड़ी तस्वीर है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बाहुल देशों में से एक इंडोनेशिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जो केवल व्यापार नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और कृषि आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। पहली बार इंडोनेशिया ने अपने देश में उत्पादित प्रीमियम चावल को विशेष रूप से हज यात्रियों के लिए निर्यात करना शुरू कर दिया है। लगभग 2280 टन चावल सऊदी अरेबिया भेजा जा रहा है ताकि 2026 की हज यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई तीर्थयात्रियों को वही स्वाद और गुणवत्ता मिल सके जिसकी उन्हें अपने घर में आदत है। यह चावल विशेष रूप से हज रसोइयों के लिए भेजा जा रहा है जो मक्का और मदीना में तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था करती है। पहली नज़र में यह एक छोटी सी आपूर्ति की खबर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कृषि, आस्था और राष्ट्रीय छवि की एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। क्यों खास है यह कदम? तो हज दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों मुसलमान मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं। इंडोनेशिया से भी हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु हज यात्रा पर जाते हैं। इन यात्रियों के भोजन की व्यवस्था लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से होती रही है, लेकिन इस बार इंडोनेशिया सरकार ने एक नया प्रयोग किया है। अपने देश के किसानों द्वारा उगाए गए चावल को सीधे हज रसोइयों तक पहुंचाने का। यह पहल केवल खाद्य आपूर्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह अपने नागरिकों के लिए घर जैसा भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास भी है। आखिर किसने किया है यह आयोजन? तो इस निर्यात का संचालन इंडोनेशिया की सरकारी लॉजिस्टिक्स कंपनी बुलॉग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ कई सरकारी मंत्रालय और कृषि संस्थान भी जुड़े हुए हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है तीर्थयात्रियों को परिचित स्वाद उपलब्ध कराना, घरेलू कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना और यह दिखाना कि देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है। क्या इससे घरेलू आपूर्ति पर असर पड़ेगा? सरकार का कहना है इस निर्यात से घरेलू खाद्य भंडार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह मात्रा सीमित है और सावधानी पूर्वक योजना के साथ भेजी जा रही है। इससे दो संदेश दिए जा रहे हैं। पहला, देश के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है और दूसरा, कृषि उत्पादन इतना मजबूत हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ भी लिया जा सकता है। इस खबर के व्यापक मायने भी हमें देखने चाहिए। तो पहला संदेश तो यही यहाँ से निकल के आ रहा है कि यह कदम इंडोनेशिया की बढ़ती कृषि आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और दूसरा संदेश, धार्मिक यात्राएं भी खाद्य और कृषि कूटनीति का माध्यम बन सकती हैं। और तीसरा संदेश इसमें यह है कि यदि इस प्रयोग को सफलता मिलती है तो भविष्य में इंडोनेशियाई चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बना सकता है। अब हम यह भी देख लेते हैं कि इसका किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो किसानों पर अगर हम इम्पैक्ट की बात देखें तो अगर इंडोनेशियाई चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है तो किसानों को नए निर्यात अवसर मिल सकते हैं। सरकार और नीति निर्माताओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव है? तो यह पहल दिखाती है कि कृषि उत्पाद केवल घरेलू उपभोग तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वैश्विक चावल बाजार पर अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो हालांकि यह निर्यात मात्रा बहुत
बड़ी नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर हमें देता है कि नए देश भी निर्यातक के रूप में उभर सकते हैं। दोस्तों, जब कोई तीर्थयात्री हजारों किलोमीटर दूर हज यात्रा पर जाता है तो वह केवल धार्मिक कर्तव्य निभाने नहीं जाता, वह अपने साथ अपने देश की यादें भी लेकर जाता है। भोजन उन यादों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब इंडोनेशिया का कोई यात्री मक्का में बैठकर वही चावल खाता है जो उसके अपने देश के खेतों में उगा हो, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह घर की एक झलक होती है। आगे के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? तो यदि यह पहल सफल होती है तो इंडोनेशिया अपने कृषि उत्पादों को और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा सकता है। यह एक छोटे निर्यात से शुरू हुआ प्रयोग है, लेकिन यह भविष्य में बड़े कृषि अवसरों की शुरुआत भी हो सकता है। यह खबर केवल चावल के निर्यात की नहीं, यह उस विचार की कहानी है जिसमें कृषि, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को एक बार फिर से अस्थिर कर दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ठप स्थिति में पहुंच गया है। इसी के कारण इराक से कच्चे तेल का निर्यात फिलहाल रुक गया है। लेकिन इस संकट के बीच इराक के तेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि देश की घरेलू तेल रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। पहली नज़र में यह एक तकनीकी बयान लगता है, लेकिन इसके पीछे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता की बड़ी कहानी छिपी हुई है। तो समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहां से प्रतिदिन करोड़ों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। जब इस मार्ग पर संकट आता है तो केवल एक देश नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित होती है। इराक की स्थिति आखिर इस वक्त क्या है? तो इराक दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर ही निर्भर करती है, लेकिन मौजूदा संकट के कारण कच्चे तेल का निर्यात फिलहाल रुक सा गया है। उत्पादन कुछ हद तक कम किया गया है। अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट बाधित हो गए हैं। इसके बावजूद इराकी अधिकारियों का कहना है कि देश की रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम करेंगी। रिफाइनरियां आखिर क्यों महत्वपूर्ण हैं? रिफाइनरियां वह स्थान हैं जहां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। अगर रिफाइनरियां बंद हो जाएं तो देश के भीतर ईंधन की कमी पैदा हो सकती है। ईरान का कहना है कि घरेलू ईंधन आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। स्थानीय बाजार के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन जारी रहेगा। यह कदम देश के भीतर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संकट की वैश्विक पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं तो वेस्ट एशिया लंबे समय से दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र रहा है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कारण स्पष्ट है, वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा इस आपूर्ति की रीढ़ होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मार्ग बाधित होते हैं तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। आखिर इस खबर के मायने क्या हैं? तो पहली बात, वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन सीधे ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। दूसरी बात, समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तीसरी, तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसे संकट गंभीर चुनौती बन सकते हैं। अब हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिर इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो वैश्विक ऊर्जा बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? तो अगर निर्यात लंबे समय तक बाधित रहता है तो तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। और तेल आयात करने वाले देशों पर इसका क्या इम्पैक्ट है? तो भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय हो सकती है। और इराक की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निर्यात रुकने का अर्थ है राजस्व में कमी। हालांकि घरेलू रिफाइनिंग जारी रहने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। और अगर अब हम इसका इम्पैक्ट ये भी देख लें कि समुद्री व्यापार और बीमा कंपनी इस पर क्या पड़ेगा, तो टैंकर, बीमा और शिपिंग लागत में वृद्धि संभव है। दोस्तों, जब हम पेट्रोल पंप पर खड़े होकर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते हैं तो शायद ही कभी सोचते हैं कि उस ईंधन की कहानी कितनी लंबी और जटिल है। कई बार वह ईंधन
हजारों किलोमीटर दूर किसी तेल कुएं से निकलता है, समुद्र के रास्ते लंबी यात्रा करता है और फिर हमारे शहर तक पहुंचता है। अगर उस यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा भी रुक जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? यदि वेस्ट एशिया में तनाव जल्दी खत्म होता है तो निर्यात मार्ग धीरे धीरे फिर से खुल सकते हैं, लेकिन अगर संकट गहराता है तो ऊर्जा बाजार में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रह सकती है। यह खबर केवल इराक के तेल उद्योग की नहीं, बल्कि यह उस जटिल वैश्विक व्यवस्था की कहानी है जिस पर आधुनिक अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। और यही कारण है कि एक समुद्री जल मार्ग में आई रुकावट दुनिया भर के बाजारों में हलचल पैदा कर सकती है। तो ये थी आज की तीसरी बड़ी खबर और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिजोरम पहुंची एफसीआई चावल की पहली बड़ी रेल खेप, 25,900 क्विंटल का स्टॉक, पूर्वोत्तर की सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव। दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर हिस्से से एक ऐसी खबर आई है जो पहली नज़र में सिर्फ चावल की एक खेप लग सकती है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। 3 मार्च को फूड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई का लगभग 25,900 क्विंटल चावल पंजाब से चलकर सीधे सायरंग रेलवे स्टेशन मिजोरम पहुंच गया। यह सिर्फ एक खेप नहीं है, बल्कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में चावल सीधे रेल के माध्यम से मिजोरम पहुंचा है। इस खेप में कुल 42 वैगन शामिल थे और इसे अब सैरांग में बने नए एफसीआई गोदाम में रखा जाएगा, जो कि मिजोरम का अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न गोदाम माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस खबर का असली मतलब क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार समस्या क्या थी। तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों की तरह मिजोरम भी लंबे समय तक लॉजिस्टिक्स और परिवहन की समस्या से जूझता रहा है। अब तक ज्यादातर खाद्यान्न सप्लाई सड़क के रास्ते होती थी और सड़क मार्ग की अपनी चुनौतियां हैं। लंबा पहाड़ी रास्ता, मौसम का असर, बारिश में सड़कों का बंद होना और ट्रक की सीमित क्षमता, यानी एक ट्रक से जो चावल आता था उसी मात्रा को लाने के लिए कई दिनों और कई ट्रकों की आवश्यकता पड़ती थी। यही वजह थी कि कई बार सरकारी गोदामों तक राशन पहुंचाने में देरी हो जाती थी, और जब राशन देर से पहुंचता है तो इसका असर सीधे गरीब परिवारों की थाली पर पड़ता है। रेल कनेक्टिविटी क्यों गेम चेंजर है? अब जब रेलवे के जरिए इतनी बड़ी मात्रा में चावल सीधे राज्य में पहुंचने लगा है तो इसके कई फायदे होंगे। पहला फायदा, समय की बचत। रेल के जरिए एक बार में हजारों क्विंटल अनाज बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा फायदा, लागत कम होगी। सड़क परिवहन की तुलना में रेल का खर्च कम पड़ता है। तीसरा फायदा, सप्लाई ज़्यादा भरोसेमंद होगी। बरसात, भूस्खलन या सड़क बंद होने की स्थिति में सप्लाई पूरी तरह से रुक जाने का खतरा पूरी तरह से कम हो जाएगा। यानी अब सरकार के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस के तहत राज्य में राशन पहुंचाना कहीं अधिक आसान हो गया है। मॉनसून से पहले की बड़ी तैयारी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह खेप ऐसे समय पहुंची है जब मॉनसून का मौसम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पूर्वोत्तर में बारिश का मतलब होता है सड़कें टूट जाना, पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन, ट्रकों का फंस जाना। ऐसी स्थिति में अगर पहले से पर्याप्त खाद्यान्न का स्टॉक मौजूद हो तो संकट से बचा जा सकता है। इसलिए यह खेप सिर्फ एक लॉजिस्टिक घटना नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा भी है। इसका किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले असर जो पड़ने वाला है वह मिजोरम के आम लोगों पर पड़ेगा। जब सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज रहेगा तो राशन की सप्लाई नियमित रहेगी और इसका सीधा मतलब है कि गरीब परिवारों को राशन समय पर मिलेगा। बाजार में भी चावल की उपलब्धता बेहतर होगी और कीमतों में अचानक उछाल की संभावना कम होगी। और दूसरा असर पड़ेगा लॉजिस्टिक्स सिस्टम के ऊपर। रेलवे के जरिए अगर सप्लाई सफल रहती है तो भविष्य में अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार लगातार पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने पर काम कर रही है। सड़क के बाद रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करना दरअसल एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सिर्फ यात्री सुविधा नहीं है बल्कि व्यापार, कृषि और खाद्य आपूर्ति को आसान बनाना भी है। और मिजोरम पहुंची यह बड़ी चावल खेप
दरअसल उसी बदलाव का संकेत है। अब एक छोटा सा सवाल जो सोचने लायक है, अगर रेल नेटवर्क इसी तरह मजबूत होता रहा तो क्या आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत लॉजिस्टिक्स के लिहाज से देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से जुड़ जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ चावल की सप्लाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। वियतनाम की खेती में जापान की एंट्री, एआई और रोबोट से उगाया जाएगा लो एमिशन चावल। दुनिया में चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, यह अरबों लोगों की रोजमर्रा की थाली का आधार है। लेकिन अब खेती की दुनिया में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या चावल की खेती को ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा टिकाऊ और कम प्रदूषण वाली बनाया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वियतनाम ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3 मार्च को वियतनाम के नेशनल एग्रीकल्चरल प्रमोशन सेंटर, देश की बड़ी एग्री बिजनेस कंपनी लॉक ट्रॉय ग्रुप और जापान की टेक कंपनी न्यू ग्रीन कंपनी लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। इस समझौते का मकसद है जापान की आधुनिक कृषि तकनीक को वियतनाम की धान की खेती में लागू करना, और इसका सबसे बड़ा प्रयोग होगा वियतनाम के सबसे बड़े धान उत्पादन क्षेत्र मेकोंग डेल्टा में। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने शायद ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या ड्रोन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब खेतों में एक नई मशीन आने वाली है, आइगोमो रोबोट। यह छोटा सा रोबोट पानी से भरे धान के खेतों में चलता है और 3 बड़े काम करता है। खेत में उगने वाली घास को नियंत्रित करता है, रासायनिक खरपतवार नाशक की जरूरत कम करता है और खेती की लागत घटाने में मदद करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रोबोट एआई और सोलर एनर्जी से चलता है, यानी यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल खेती का मॉडल है। अब यहाँ पे देखना जरूरी है कि धान की खेती और पर्यावरण का रिश्ता क्या है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। धान की खेती को अक्सर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बड़े स्रोतों में गिना जाता है। खासकर मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेतों से काफी मात्रा में होता है। इसी वजह से दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसी तकनीकी खोज रहे हैं जिससे उत्पादन भी बढ़े और पर्यावरण पर असर भी कम पड़े। वियतनाम और जापान की यह साझेदारी दरअसल इसी दिशा में एक प्रयोग है। तो वियतनाम की इसको लेकर बड़ी योजना क्या है? तो वियतनाम सिर्फ इस तकनीक को आजमाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सरकार की योजना है कि धीरे धीरे करके इन तकनीकों का स्थानीय उत्पादन भी देश में ही शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो किसानों को सस्ती तकनीकी मिलेगी, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और वियतनाम अपने चावल को सस्टेनेबल राइस के रूप में दुनिया में बेच सकेगा। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वियतनाम पहले से ही दुनिया के बड़े चावल निर्यातकों में शामिल है। अब हमें यह भी देखना होगा कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह खबर सिर्फ वियतनाम की है? चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ जो फूड इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या चावल से बन सकता है हाइपो एलर्जेनिक चीज? जी हाँ, वैज्ञानिकों की खोज से खुल सकता है नया खाद्य बाजार। दुनिया भर में आज एक बड़ा बदलाव हमारी थाली में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। लोग अब केवल स्वाद या परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, एलर्जी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी भोजन चुनने लगे हैं। इसी बदलती सोच के बीच वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने खाद्य उद्योग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसास के शोधकर्ताओं ने पाया है कि चावल से निकाले गए प्रोटीन का उपयोग करके एक ऐसा प्लांट बेस्ड चीज बनाया जा सकता है जिसकी बनावट, पिघलने की क्षमता और स्वाद पारंपरिक चीज के काफी करीब हो सकता है। यह सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संकेत बहुत बड़ा है, क्योंकि यह खोज चावल को केवल अनाज से आगे बढ़ाकर एक नए वैश्विक खाद्य उद्योग का कच्चा माल बना सकती है। तो आखिर कैसे हुआ यह शोध? तो शोधकर्ताओं ने चावल के कई हिस्सों से प्रोटीन निकाले, ब्राउन राइस, राइस ब्रैन और टूटे हुए चावल के दानों से। आमतौर पर दोस्तों टूटे हुए चावल को कम मूल्य वाला उत्पाद माना जाता है और इसका उपयोग अक्सर पशु आहार या सस्ते खाद्य उत्पादों में होता है। लेकिन इस अध्ययन ने दिखाया कि इन्हीं हिस्सों से निकाला गया राइस प्रोटीन एक ऐसा चीज एनालॉग बनाने में मदद कर सकता है जिसमें लगभग 12% प्रोटीन मौजूद हो। और खास बात यह है कि यह प्रोटीन कई मामलों में उन कार्यों को भी पूरा कर सकता है जो सामान्यतः
खाद्य पदार्थों में अंडे या तेल करते हैं। यानी एक तरह से यह खाद्य उद्योग के लिए नया विकल्प बन सकता है। हाइपोएलर्जेनिक चीज क्यों महत्वपूर्ण है? आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें डेयरी उत्पादों से एलर्जी होती है, नट्स से एलर्जी होती है या ग्लूटेन से परेशानी होती है। ऐसे लोगों के लिए सामान्य चीज खाना आसान नहीं होता। यहीं पर यह नई खोज महत्वपूर्ण बनती है। चावल से बना यह चीज संभावित रूप से हाइपोएलर्जेनिक यानी कम एलर्जी पैदा करने वाला विकल्प हो सकता है। इसका मतलब है कि वेगन डाइट अपनाने वाले लोग, डेयरी से एलर्जी वाले लोग और विशेष आहार लेने वाले उपभोक्ता भी बिना चिंता के चीज जैसे खाद्य पदार्थ का आनंद ले सकते हैं। राइस इंडस्ट्री के लिए यह नई अपॉर्चुनिटी है। अब इस खबर का एक आर्थिक पहलू भी है। अब तक चावल को मुख्यतः 3 रूपों में देखा जाता था: घरेलू उपभोग, निर्यात, प्रोसेस्ड उत्पाद जैसे राइस फ्लोर, स्नैक्स इत्यादि। लेकिन अगर चावल से बने प्रोटीन का उपयोग प्लांट बेस्ड डेयरी उद्योग में होने लगता है तो चावल के लिए एक बिल्कुल नया बाजार खुल सकता है। और यह बाजार छोटा नहीं है। दुनिया में प्लांट बेस्ड फूड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग दूध, दही और चीज़ के पौधों से बने विकल्प खोज रहे हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से एक है। हर साल लाखों टन चावल घरेलू उपभोग में जाता है और बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। लेकिन अक्सर टूटे हुए चावलों का मूल्य बहुत कम मिलता है। अगर भविष्य में राइस प्रोटीन, राइस आधारित फूड और प्लांट बेस्ड डेयरी का बाजार बढ़ता है तो भारतीय चावल उद्योग के लिए वैल्यू एडिशन का बड़ा अवसर बन सकता है। यानी किसान को सिर्फ कच्चा अनाज बेचने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि चावल से बने उच्च मूल्य वाले उत्पाद भी बाजार में आ सकते हैं। दोस्तों, जब हम घर में चावल की थाली देखते हैं तो आम तौर पर उसे सिर्फ एक साधारण भोजन समझते हैं। लेकिन विज्ञान धीरे धीरे हमें यह दिखा रहा है कि यही साधारण अनाज कितने नए रूप ले सकता है। शायद आने वाले समय में हमारी रसोई में रखा चावल केवल खिचड़ी, पुलाव या बिरयानी तक सीमित न रहे, बल्कि उसी से बने हेल्दी स्नैक्स, प्लांट बेस्ड दूध और शायद प्लांट बेस्ड चीज भी हमारी थाली का हिस्सा बन जाए। अब इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? तो यह शोध हमें एक बड़ा संकेत देता है। भविष्य की खाद्य दुनिया में कृषि और विज्ञान का रिश्ता और गहरा होने वाला है, जहां खेत में उगाया गया एक साधारण अनाज प्रयोगशाला में जाकर एक बिल्कुल नए खाद्य उत्पाद का रूप ले सकता है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और उद्योग चावल को केवल भोजन नहीं बल्कि भविष्य के खाद्य इनोवेशन का आधार मानने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब केवल युद्ध की खबरों तक सीमित नहीं रहा। उसकी लहरें धीरे धीरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट और कॉमर्शियल सप्लाई चेन तक पहुंचने लगी हैं। इसी संदर्भ में भारत की एक बड़ी तेल रिफाइनरी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत की सरकारी कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी MRPL ने मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल के निर्यात कार्गो को रोकने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके पीछे कारण बताया है मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और तेल आपूर्ति मार्गों में आ रही बाधाएं। स्थिति इतनी असामान्य हो गई है कि अपने निर्यात अनुबंधों को लेकर फोर्स मेजोर लागू करना पड़ा है। फोर्स मेजोर का मतलब क्या होता है, यह भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। व्यापारिक दुनिया में फोर्स मेजोर एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी कंपनी को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हो। युद्ध, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संकट जैसी परिस्थितियों में कंपनियां अस्थायी रूप से अपने अनुबंधों को पूरा करने में असमर्थ हो सकती हैं। MRPL ने भी यही तर्क दिया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल की आपूर्ति और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है? तो इस पूरी कहानी के केंद्र में दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह वही समुद्री रास्ता है जिसके जरिए दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। मिडिल ईस्ट के कई बड़े तेल उत्पादक देश यहीं से अपने तेल को एशिया, यूरोप और अमेरिका तक भेजते हैं। लेकिन हाल के तनाव के कारण जहाज़ों की आवाजाही धीमी हो गई है, बीमा लागत बढ़ गई है और कई कंपनियां जोखिम लेने से बच रही हैं। इसी वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में अनिश्चितता पैदा हो रही है।
एमआरपीएल पर इसका असर क्या है? तो एमआरपीएल भारत की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक है जो कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन बनाती है। कंपनी के कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा निर्यात होता है। जब कच्चे तेल की आपूर्ति में अनिश्चितता आती है या समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ता है तो रिफाइनरियों को अपने निर्यात कार्यक्रम में पुनर्विचार करना पड़ता है। यही वजह है कि एमआरपीएल ने फिलहाल मार्च और अप्रैल के निर्यात कार्गो को रोकने का फैसला किया है। इसका असर किस पर और कैसा पड़ेगा? तो ऊर्जा बाजार पर प्रभाव। अगर ऐसी स्थितियां लंबे समय तक बनी रहती हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ईंधन आपूर्ति में अनिश्चितता कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। भारत की ऊर्जा कंपनियों पर प्रभाव की बात करें अगर हम, तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से ही पूरा करता है। अगर मिडिल ईस्ट से आने वाली आपूर्ति में बाधा आती है तो कंपनियों को नए स्रोतों से तेल खरीदना पड़ सकता है, वैकल्पिक समुद्री मार्ग तलाशना पड़ सकता है और अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी। अब हमें यह देखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव है। तो जो देश एमआरपीएल से पेट्रोल खरीदते हैं उन्हें अब वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता ढूंढने पड़ सकते हैं। यह वैश्विक ईंधन बाजार में मांग और आपूर्ति के नए समीकरण भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, हम अक्सर जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाते हैं तो यह नहीं सोचते कि यह ईंधन दुनिया के कितने जटिल व्यापारिक रास्तों से गुजरकर हमारे शहर तक पहुंचता है। किसी दूर देश में पैदा हुआ तनाव, किसी समुद्री मार्ग में पैदा हुआ जोखिम और किसी बंदरगाह पर रुकी हुई जहाजों की कतार, इन सब का असर आखिरकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच सकता है। यानी वैश्विक राजनीति और स्थायी जीवन आज पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। बड़ी तस्वीर अगर हम देखें तो एमआरपीएल का यह फैसला केवल एक कंपनी का व्यावसायिक कदम नहीं है, यह हमें एक बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है। आज की दुनिया में ऊर्जा व्यापार पूरी तरह वैश्विक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ तनाव एशिया की रिफाइनरियों को प्रभावित कर सकता है और उसके असर दुनिया भर के ईंधन बाजार में दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा आज हर देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर आती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एथेनॉल की बढ़ती मांग और मक्का की गिरती कीमतों पर बात करते हैं। दोस्तों, भारत में आज ऊर्जा, कृषि और पर्यावरण तीनों नीतियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ाए ताकि पेट्रोल पर निर्भरता हमारी कम हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के कारण किसानों ने मक्का की खेती तेजी से बढ़ा दी है। लेकिन समस्या यह है कि जिस फसल को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई थी, आज उसी फसल की बाजार कीमतें गिरने से किसान परेशान हो रहे हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कई फसलों को प्रोत्साहित कर रही है, खासकर गन्ना, टूटे हुए चावल और मक्का को एथेनॉल के कच्चे माल के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में सरकार ने मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना। सरकार की उम्मीद थी कि किसान ज़्यादा मक्का उगाएंगे, एथेनॉल उद्योग को कच्चा माल मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर थोड़ी अलग है। कई किसानों का कहना है कि हालांकि एमएसपी बढ़ाया गया है, लेकिन बाजार में उन्हें एमएसपी से काफ़ी कम कीमत पर मक्का बेचना पड़ रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। खरीद केंद्रों की सीमित उपलब्धता, निजी व्यापारियों की कम बोली और मांग आपूर्ति का असंतुलन। नतीजा यह हुआ कि कई किसानों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। हमें एथेनॉल पॉलिसी और कृषि का रिश्ता भी समझना चाहिए। तो यह पूरी कहानी दरअसल एक ऐसे बड़े बदलाव का हिस्सा है। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ाया है। देश का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल का मिक्सचर किया जाए। इससे दो फायदे होने की उम्मीद है। आयातित तेल पर निर्भरता हमारी कम होगी, किसानों की फसल का नया बाजार बनेगा। लेकिन इस नीति को सफल बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है किसानों को उचित मूल्य मिलना। अगर किसान को सही दाम नहीं मिलता है तो वह अगली बार उसी फसल की खेती करने से हिचक सकता है।
अब इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ने वाला है, हमें यह भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम किसानों की ही बात कर लेते हैं। मक्का की खेती बढ़ने के बावजूद अगर बाजार कीमत एमएसपी से नीचे रहती है तो किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। यह स्थिति किसानों में असंतोष भी पैदा कर सकती है। अब इसका एथेनॉल उद्योग के ऊपर क्या प्रभाव है, तो अगर किसानों का उत्साह कम हुआ तो एथेनॉल उद्योग को भविष्य में कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अब इसका सरकार की नीतियों पर क्या प्रभाव है, तो यह घटना नीति निर्माताओं के लिए एक संकेत भी है कि केवल एमएसपी बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता। जरूरी है कि प्रभावी खरीद व्यवस्था बेहतर की जाए, बेहतर बाजार ढांचा बनाया जाए और प्रोसेसिंग उद्योग भी समान गति से विकसित हों। दोस्तों, जब कोई किसान नई नीति के भरोसे अपनी फसल बदलता है तो वह सिर्फ एक कृषि निर्णय नहीं ले रहा होता, वह अपनी मेहनत, अपने परिवार की उम्मीद और पूरे साल की आय को उस फैसले से जोड़ देता है। अगर बाजार में उसे उम्मीद से कम कीमत मिलती है तो उसका असर केवल जेब पर नहीं पड़ता बल्कि उसके विश्वास पर भी पड़ता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। अब इसमें से बिग पिक्चर क्या निकल के आ रही है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। कृषि, ऊर्जा और उद्योग की नीतियां आज पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर इस श्रृंखला की एक भी कड़ी कमजोर रह जाए, जैसे बाजार व्यवस्था या खरीद प्रणाली, तो पूरी नीति का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में भारत को केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि किसानों को स्थिर और उचित बाजार दिलाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना में धान उत्पादन का नया रिकॉर्ड 1.46 करोड़ टन के साथ देश के चावल नक्शे पर और मजबूत हो गई है राज्य की स्थिति। भारत में चावल केवल एक फसल नहीं है, यह करोड़ों लोगों की थाली, आजीविका और कृषि अर्थव्यवस्था का एक आधार है। और इसी कृषि कहानी में दक्षिण भारत के तेलंगाना ने इस साल एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ताजा अनुमानों के अनुसार तेलंगाना में इस सीजन धान का उत्पादन लगभग 14.6 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा केवल बड़ा नहीं है बल्कि राज्य के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन में से एक माना जा रहा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल उत्पादन खरीफ और रबी दोनों मौसमों में मजबूत प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। आखिर ये रिकॉर्ड कैसे बना, तो धान उत्पादन में ये उछाल कई कारणों से आया है। सबसे पहले इस साल मौसम ने काफ़ी हद तक किसानों का साथ दिया है। समय पर बारिश और बेहतर जल उपलब्धता के कारण धान की फसल की वृद्धि अच्छी रही है। और दूसरा कारण है राज्य सरकार की मजबूत खरीद व्यवस्था। सरकार ने बड़े पैमाने पर धान खरीद अभियान चलाए जिससे किसानों को यह भरोसा मिला कि उनकी फसल बाजार में बिक जाएगी। जब किसान को यह भरोसा होता है कि उसकी उपज की खरीद सुनिश्चित है तो वह खेती में अधिक निवेश और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। रबी सीजन ने भी दिखाई है ताकत। जी हाँ, भारत में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन तेलंगाना में रबी मौसम में भी धान की खेती धीरे धीरे बढ़ी है। इस साल रबी की फसल भी अच्छी रही और अभी कई क्षेत्रों में कटाई जारी है। यही कारण है कि कुल उत्पादन का आंकड़ा इतना बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। देश की चावल अर्थव्यवस्था में तेलंगाना की भूमिका क्या है, तो पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में तेजी से उभरा है। कभी जहां चावल उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल का ही दबदबा माना जाता था, अब दक्षिण भारत के कई राज्य भी इस सूची में तेजी से आगे आ रहे हैं। तेलंगाना का बढ़ता उत्पादन देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है क्योंकि भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य भंडारण व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में धान की आवश्यकता होती है। इसका इम्पैक्ट भी हम देखते हुए चलते हैं। तो किसानों पर अगर इसका प्रभाव देखें तो अगर उत्पादन अधिक होता है और खरीद व्यवस्था मजबूत रहती है तो किसानों को अपनी उपज के लिए स्थिर बाजार मिल सकता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। और अगर हम इसका फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट देखते हैं तो ज़्यादा उत्पादन का मतलब है कि देश के खाद्य भंडार मजबूत रहेंगे। यह स्थिति खासकर उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब दुनिया के कई हिस्सों में खाद्यान्न आपूर्ति मौसम और युद्ध जैसी परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या पड़ेगा, तो हालांकि अधिक उत्पादन का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर बाजार में आपूर्ति बहुत बढ़ जाती है तो कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। इसलिए खरीद और भंडारण व्यवस्था का मजबूत होना बहुत आवश्यक है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। दोस्तों, जब हम किसी राज्य के उत्पादन का आंकड़ा सुनते हैं तो वह सिर्फ एक संख्या जैसा लगता है, लेकिन उस संख्या के पीछे छिपी होती है लाखों किसानों की मेहनत, महीनों की सिंचाई और देखभाल और मौसम के साथ लगातार
संघर्ष। धान की हर बालियां दरअसल खेतों में बिताए गए अनगिनत दिनों की कहानी कहती है, और जब कोई राज्य उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाता है तो वह केवल कृषि उपलब्धि नहीं होती, वह ग्रामीण समाज की सामूहिक मेहनत का परिणाम होती है। अब इसकी बिग पिक्चर भी देख लेते हैं तो तेलंगाना का यह रिकॉर्ड हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। भारत की कृषि आज केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। नई तकनीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और प्रभावी सरकारी नीतियों के साथ नए क्षेत्र भी कृषि उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं, और शायद यही कारण है कि आज भारत की खाद्य सुरक्षा केवल कुछ राज्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरे देश की विविध कृषि क्षमता पर आधारित होती जा रही है। तो आज की इन सभी खबरों से एक बात साफ दिखाई देती है, दुनिया में होने वाले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, नई कृषि तकनीक और बदलती व्यापार रणनीतियां अब सीधे भारत की खेती, बाजार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। चाहे बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव की हो या इंडोनेशिया से सऊदी अरेबिया तक पहुंचती चावल कूटनीति की, हर घटना हमें यह बताती है कि कृषि और अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह वैश्विक नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में इन घटनाओं का असर बाजार, निर्यात और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक दिख सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण आर्थिक और कृषि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्ते।